कल यानी डे 3 में हमने किया था व्युत्क्रम अवयव और रैखिक समीकरणों में रैखिक समीकरणों का हल। इस रैखिक समीकरणों के हल में हमने सबसे पहली विधि की थी क्रैमर विधि द्वारा रैखिक समीकरणों का हल, जिसके अनुसार हमने किया था कि यदि कोई भी 3 समीकरणें दे दी जाएं तो सबसे पहले उसको हम आव्यूह रूप में लिखेंगे जो ax बराबर b के रूप में होगा। फिर उससे a को डेल्टा मानते हुए सारणी के के रूप में व्यक्त करेंगे। डेल्टा 1 का मतलब प्रथम स्तंभ को इस b से प्रतिस्थापित कर देंगे। डेल्टा 2 का मतलब द्वितीय स्तंभ को b से प्रतिस्थापित कर देंगे और डेल्टा 3 का मतलब है तृतीय स्तंभ को b से प्रतिस्थापित कर देंगे। इस प्रकार से डेल्टा 1, डेल्टा 2, डेल्टा 3 के मान प्राप्त होंगे। अगर x डेल्टा 1 बटे डेल्टा, y डेल्टा 2 बटे डेल्टा और z डेल्टा 3 बटे डेल्टा की सहायता से हम इसमें x, y, z के मान ज्ञात करेंगे। तीन कंडीशंस बताई थी। अगर डेल्टा का मान 0 नहीं है तो अद्वितीय हल और संगत हल कहलाएगा। डेल्टा 0 के बराबर आ जाए और इनमें से कोई भी 0 ना बने तो कोई हल संभव नहीं है, असंगत हल होंगे। और डेल्टा का मान 0 हो और कम से कम एक डेल्टा 1 या डेल्टा 2 या डेल्टा 3 कम से कम एक 0 हो, इनमें से 2 भी हो सकते हैं, तीनों भी 0 प्राप्त हो सकते हैं, तो उस स्थिति में ये अनंत हल होंगे। और संगत हल, अनंत हल यानी कोई भी एक हल प्राप्त होता हो तो उसे संगत हल कहते हैं। ये संगत हल को व्यक्त करता है। इस प्रकार से हमने क्रैमर नियम के बारे में पढ़ा था। इस पर जो आधारित सवाल हैं वो हम करेंगे आज, और उसके साथ में एक विधि और करेंगे, मैट्रिक्स विधि या अवयव विधि द्वारा किस प्रकार से रैखिक समीकरणों का हल प्राप्त किया जाता है। तो सबसे पहले हम क्रैमर नियम पर आधारित एक उदाहरण ले लेते हैं। जैसे कि हमें ये उदाहरण दिया हुआ है 2x + 3y = 9 और 3x - 2y = 7। क्रैमर विधि द्वारा इसका हल ज्ञात करते हैं। क्रैमर विधि द्वारा हल ज्ञात करने के लिए अगर 2 चर हैं तो 2 समीकरणें दी गई हैं, 3 चर होते तो 3 समीकरणें दी जाती। हम अगर 2 चर हैं तो 2 समीकरणों की सहायता से, और 3 चर होते तो 3/3 की अवयव बनाते हुए फिर इसको हल करते हैं। हम सबसे पहले इसको मैट्रिक्स रूप में व्यक्त करते हैं। मैट्रिक्स रूप में व्यक्त करने के लिए या अवयव रूप में व्यक्त करने के लिए नियम था x के गुणांक यानी 2 3 3 - 2। फिर हमारे पास आएगा x y और यहाँ बराबर आ जाएगा 9 7। अगर ये अचर राशियां बराबर में नहीं है तो पहले बराबर में ले जाकर उसको फिर हल करेंगे। अब ये जो रूप है वो बन जाता है ax = b के रूप में। सबसे पहले डेल्टा का मान निकालते हैं। डेल्टा सारणी के a को व्यक्त करता है, सारणी के यानी 2 3 3 - 2। हल करेंगे, इसका इससे गुणा -4, इसका इससे गुणा -9 यानी -13। अब डेल्टा 1 निकालेंगे। डेल्टा 1 का मतलब है कि प्रथम स्तंभ को इस 9 7 से बदल देना है, चेंज कर देना है, परिवर्तित कर देना है। अगर 9 7 से परिवर्तित कर देते हैं तो ये बन जाएगा, इसको हल करेंगे -18 -21 यानी -39। डेल्टा 2 निकालेंगे। इसका अर्थ है कि दूसरे स्तंभ को बदलेंगे। इस बार दूसरा स्तंभ हमारे पास 9 7 बन जाएगा, पहला स्तंभ 2 3 एज इट इज रहेगा। अब हल करेंगे तो 14 - 27 -13। नियम के अनुसार x का मान निकालने का सूत्र था डेल्टा 1 बटे डेल्टा। डेल्टा 1 का मान आया हमारे पास -39, डेल्टा का मान है हमारे पास -13, भाग देंगे 3। y का मान निकालेंगे तो डेल्टा 2 बटे डेल्टा। डेल्टा 2 का मान था -13 बटे -13, उत्तर आ जाएगा 1। अर्थात x का मान 3 और y का मान 1 इस समीकरणों के हल हैं। इस तरह से हम क्रैमर विधि द्वारा इसको हल करेंगे। क्रैमर पर आधारित एक और सवाल लेके चलते हैं आज हम। इसमें 2x + y - z = 0। 3 चर राशियां हैं और 3 ही समीकरणें दे दी गई हैं। और हल करने के लिए क्रैमर के अनुसार सबसे पहले इसको सारणिक रूप में व्यक्त कर लेते हैं, अवयव रूप में व्यक्त कर लेते हैं।
अगर अवयव रूप में परिवर्तित करेंगे तो ये समीकरण कुछ इस प्रकार से बन जाएगी 2 1 1 1 माइनस 1 2 माइनस 1 1 1 बराबर एक्स वाई जेड बराबर 0 6 ये बन गया a, ये x और बराबर में आ गया b। सबसे पहले डेल्टा का मान अर्थात सारणी के का मान अर्थात 2 1 माइनस 1 1 माइनस 1 1 1 2 1 की सारणी का हल करेंगे। सारणी को हल करने की विधि, सबसे पहले 2 लेके चलेंगे, इस 2 के सापेक्ष विस्तार करेंगे तो माइनस 1 माइनस 2, फिर माइनस 1 लेके चलेंगे, ये हो जाएगा 1 माइनस 1, फिर माइनस 1 लेके चलेंगे, ये हो जाएगा 2 प्लस 1। इसको हल करते हैं तो 2 गुना माइनस 3 माइनस 1 गुना 0 माइनस 1 गुना 3, हल करेंगे माइनस 6 प्लस 0 माइनस 3 यानी माइनस 9 आ जाएगा। माइनस का 6, 1 को 0 से गुणा किया 0, 1 को 3 से गुणा किया 3, माइनस 6 और माइनस 3 माइनस 9 सर माइनस नहीं होगा 0 प्लस हो माइनस हो कोई प्रभाव नहीं पड़ता 0 का। उसके बाद में हम लेके चलते हैं डेल्टा 1 का मान। डेल्टा 1 का मतलब प्रथम स्तंभ को बदल देना है हमें। प्रथम स्तंभ को इससे बदलेंगे 0 6 3 से, तो प्रथम स्तंभ की जगह तो आ जाएगा 0 6 3, फिर 1 माइनस 1 2, फिर माइनस 1 1 1। इसको हल करते हैं, 0 के सापेक्ष विस्तार करने की आवश्यकता नहीं, 1 के सापेक्ष विस्तार करेंगे, माइनस 1 लेंगे, ये विस्तार किया जाएगा 6 माइनस 3, फिर माइनस 1 लेके चलेंगे, ये विस्तार किया जाएगा 12 प्लस 3, 12 प्लस 3, ये बन जाएगा 6 में से 3 घटाएंगे 3 माइनस का 3, और ये बन जाएगा 12 और 3 15 माइनस के 15, उत्तर आ गया माइनस 18। डेल्टा 1 का मान माइनस 18। डेल्टा 2 यानी दूसरे स्तंभ को बदलेंगे। पहला स्तंभ ऐसे कैसे लिखना है 2 1 1, दूसरे स्तंभ की जगह 0 6 3 और तीसरे स्तंभ की जगह माइनस 1 1 1। फिर से विस्तार करते हैं, 2 के सापेक्ष विस्तार करेंगे तो ये हो जाएगा 6 माइनस 3। 0 के सापेक्ष विस्तार की आवश्यकता नहीं क्योंकि 0 ही आ जाएगा। माइनस 1 के सापेक्ष विस्तार करेंगे तो ये आ जाएगा 3 माइनस 6। हल करेंगे, 6 में से 3 गए, 3 3 को 2 से गुणा करेंगे 6, 3 में से 6 घटाएंगे माइनस 3 को माइनस से गुणा करेंगे प्लस 3, उत्तर आ गया 9। डेल्टा 3 का मान निकालेंगे। अब की बार हमें तीसरा स्तंभ बदलना है। पहला स्तंभ ऐसे कैसे, दूसरा स्तंभ ऐसे कैसे, तीसरे स्तंभ में 0 6 3। हल करेंगे, 2 के सापेक्ष विस्तार करेंगे, 2 के सापेक्ष विस्तार करेंगे तो माइनस 3 माइनस 12, फिर माइनस 1 के सापेक्ष विस्तार करेंगे तो 3 माइनस 6 और हल करें 2 माइनस 15 माइनस 1 माइनस 3। उसके बाद में डेल्टा 3 का मान निकालेंगे, ये आ जाएगा माइनस 15 को 2 से गुणा करेंगे माइनस का 30 और माइनस माइनस प्लस 3, हल करेंगे माइनस का 27। x का मान डेल्टा 1 बटे डेल्टा 1 का मान था माइनस 18, डेल्टा का मान था माइनस 9, उत्तर आ गया 2। y का मान डेल्टा 2 बटे डेल्टा 2 का मान 9 बटे माइनस 9, उत्तर आ गया माइनस 1। z का मान डेल्टा 3 बटे माइनस 27 बटे माइनस 9 भाग देंगे 3, अर्थात x का मान 2, y का मान माइनस 1 और z का मान 3 इसके हल हैं। आप अगर जांच करना चाहें तो ये वैल्यू जो हमने निकाली है वो इस समीकरण में प्रतिस्थापित करके देख लीजिए, आपके तीनों समीकरण संतुष्ट होंगी। यानी LHS में रखेंगे RHS आ जाएगा। अगर RHS और LHS बराबर आ जाते हैं ये मान रखने पर, इसका मतलब आपकी कैलकुलेशन सही है।
और अगर नहीं आता तो आपकी कैलकुलेशन में कहीं मिस्टेक है, आप दोबारा चेक कर लीजिए। अगली विधि करने जा रहे हैं हम आव्यूह विधि द्वारा समीकरणों का। हम किस प्रकार से आव्यूह विधि का उपयोग करते हुए दिए गए समीकरण निकाय, रैखिक समीकरण निकायों का हल करेंगे, वो इसमें पढ़ेंगे। जैसा कि हमने अभी क्रेमर नियम में किया, क्वेश्चन पेपर में लिखा हुआ आएगा मैट्रिक्स विधि से हल कीजिए या क्रेमर विधि से हल कीजिए। जो विधि कही जाएगी उसी का उपयोग करना है। अगर आपको क्रेमर का कहता है तो क्रेमर विधि का उपयोग करना है, और अगर आपको आव्यूह विधि मैट्रिक्स विधि कहता है तो मैट्रिक्स विधि द्वारा हल करना है। इस विधि के अंदर हम एक स्टेप तो रोका हुआ रहेगा, हम इस समीकरण को, जो भी दी गई समीकरण है उसको ax बराबर b के रूप में परिवर्तित करेंगे, और x का मान ज्ञात करने के लिए अब की बार मैट्रिक्स विधि का उपयोग कर रहे हैं। ये a जो है वो इधर जाके a इनवर्स में बदल जाएगा, अर्थात सबसे पहले a इनवर्स ज्ञात करेंगे, a का व्युत्क्रम निकालेंगे, a का प्रतिलोमी ज्ञात करेंगे। a का प्रतिलोमी निकालने की विधि पिछले टॉपिक में हमने किया हुआ है व्युत्क्रम आव्यूह के रूप में। तो व्युत्क्रम आव्यूह के रूप में a इनवर्स को निकालने की विधि थी एडज्वाइंट a बटे सारणिक a। इसका उपयोग करके पहले a इनवर्स निकालेंगे और a इनवर्स का फिर b से गुणा करने पर, तुलना करने पर x के साथ x, y और z चर राशियों के मान प्राप्त होंगे। इसमें भी हमारे पास संगतता और असंगतता के कुछ गुणधर्म हैं, जिसमें सबसे पहला नियम ये आता है हमारे पास कि अगर सारणिक a का मान 0 के बराबर नहीं है तो अद्वितीय हल प्राप्त होगा और संगत होगा। अद्वितीय हल और संगत। इसी प्रकार अगर दूसरी स्थिति है हमारे पास सारणिक a का मान 0 आ जाए तो दो केस बनेंगे इसमें। एक फर्स्ट केस बनेगा इसमें कि एडज्वाइंट a गुना b का मान ज्ञात करेंगे। अगर एडज्वाइंट a गुना b का मान 0 प्राप्त होता है तो यह हमारे पास संगत हल यानी अनंत हल को व्यक्त करेगा, अनंत हल प्राप्त होते हैं। और अगर एडज्वाइंट a गुना b का मान 0 के बराबर नहीं है तो उस स्थिति में कोई हल नहीं। कोई हल नहीं का मतलब है हमारे पास असंगत हल को व्यक्त करता है। ये अपने आरबीएससी के सिलेबस में पहले हुआ करता था, पहले क्रेमर नियम नहीं था। अब ये जो नियम है वो न्यू सिलेबस में सिर्फ क्रेमर के द्वारा हम जांच कर रहे हैं। हम मैट्रिक्स विधि द्वारा इसकी जांच का नियम नहीं दिया हुआ, लेकिन कंपटीशन लेवल के लिए ये कंपटीशन कॉर्नर के लिए हमारे लिए इंपॉर्टेंट पार्ट है। इसलिए ये याद रखना है कि सारणिक a का मान अगर 0 नहीं है, अगर सारणिक a का मान 0 नहीं है तो बटे में 0 नहीं आएगा, बटे में 0 नहीं आएगा तो अनंत नहीं आएगा, अनंत नहीं आएगा, कोई ना कोई हल विद्यमान होगा जो अद्वितीय हल को व्यक्त करेगा। और अगर सारणिक a का मान 0 प्राप्त हो जाता है तो दो स्थिति बनती है, क्योंकि बटे में 0 आ गया और समथिंग बटे 0 लगाने का मतलब हो गया अनंत। अनंत होने पर ये ऊपर वाले मान पर डिपेंड करता है। अगर एडज्वाइंट a गुना b का मान 0 आ जाए तो संगत हल है, अनंत हल होंगे, हम काउंट नहीं कर सकते, ऐसे हल प्राप्त होंगे। और अगर एडज्वाइंट a गुना b का मान 0 नहीं है तो असंगत हल है, उस स्थिति में कोई हल प्राप्त नहीं होगा और हम उसको सॉल्यूशन नहीं कर सकते। ये हमारे पास व्युत्क्रम विधि द्वारा या आव्यूह विधि द्वारा समीकरणों का हल है। आव्यूह विधि पर हम एक सवाल हल करते हैं। अगर आपको ये लिखा हुआ है कि आव्यूह विधि द्वारा हल कीजिए, इसका मतलब हमें मैट्रिक्स विधि का उपयोग करना है। और अगर ये लिखा हुआ है कि सारणिकों की सहायता से हल कीजिए तो उस स्थिति में हमें क्रेमर नियम का उपयोग करते हुए हल करना है। यहाँ हम इसको आव्यूह विधि द्वारा हल करने की कोशिश करते हैं। 2/x 3/y 10/z बराबर 4 3 समीकरणें दी हुई हैं। सबसे पहला हम ax बराबर b के रूप में व्यक्त करना। ax बराबर b के रूप में व्यक्त करने के लिए यहाँ x y z गुणा में नहीं है, 1/x 1/y 1/z के रूप में है। तो हम क्या करेंगे, x की जगह 1/x 1/y 1/z लेके चलेंगे और a समीकरण को बनाते वक्त या आव्यूह को बनाते वक्त उसके गुणांकों को लेके चलेंगे। गुणांक में x 1/x का गुणांक 2 4 6, 1/y का गुणांक 3 - 6 9 और 1/z का गुणांक 10 5 और
-20 इधर 4 1 2 के रूप में, जो कि हमारे पास ax बराबर b के रूप में परिभाषित हो जाएगा। अब सारणिक a का मान ज्ञात करते हैं। सारणिक a का मान निकालेंगे तो इसमें 2 के सापेक्ष विस्तार होगा। सबसे पहले ये बन जाएगा प्लस का 120 और ये हो जाएगा माइनस का 45। फिर -3 के सापेक्ष विस्तार करेंगे, ये हो जाएगा माइनस का 80 और ये हो जाएगा माइनस का 30। फिर प्लस 10 के सापेक्ष विस्तार करेंगे, ये हो जाएगा 36 प्लस 36। इसको हल करें तो 120 में से 45 घटाएंगे 75, 75 को 2 से गुणा करेंगे 150, फिर 80 और 30 जोड़ेंगे 110, 110 को 3 से गुणा करेंगे तो प्लस का 330, और फिर 36 और 36 जोड़ेंगे 72, 72 में 10 का गुणा करेंगे 720। इन सबको जोड़ लेते हैं, ये आ जाएगा 0 2 3 5 और 5 10 1 7 और 3 10 और 1 11 और 1 12, अर्थात जो सारणिक a का मान है वो हो जाएगा 1200। अगर सारणिक a का मान 1200 है तो सबसे पहले m11 m12 यानी उपसारणिक निकालेंगे, सेकंड निकालेंगे, सेकंड अवयव निकालेंगे। आपको ये पिछले टॉपिक में हम कर चुके हैं कि सारणिक के मान, उपसारणिक के मान और सेकंड कैसे ज्ञात किए जाते हैं। तो सबसे पहले रिवाइज कर लेते हैं थोड़ा सा। m11 का मतलब है प्रथम पंक्ति प्रथम स्तंभ को छोड़ देंगे। प्रथम पंक्ति प्रथम स्तंभ को छोड़ने पर 120 माइनस 45 यानी 75। m12 प्रथम पंक्ति दूसरा स्तंभ छोड़ देंगे, -80 माइनस 30 माइनस 80 माइनस 30 यानी -110। प्रथम पंक्ति और तीसरा स्तंभ छोड़ने पर m13 का मान आएगा जो 36 प्लस 36 यानी 72। इसी प्रकार m21 दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ छोड़ने पर, 2 दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ छोड़ने पर, 2 दूसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ छोड़ने पर, फिर 3 तीसरी पंक्ति पहला स्तंभ, 3 तीसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, 3 तीसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ छोड़ने पर प्राप्त होंगे। इन सब के लिए F11 F12 अगर 1 सम संख्या है तो उपसारणिक के बराबर आएगा सेकंड, और अगर विषम संख्या है तो चिन्ह बदल कर लिखना है, सेकंड निकालेंगे। उनसे सेकंडस बनेगी। सेकंडस अवयव हमेशा इसको अवयव रूप में परिवर्तित करके उसका परिवर्त लेते हैं। परिवर्त मैंने डायरेक्ट ले लिया, इसको पहला स्तंभ बना दिया जो पहली पंक्ति बन रही थी, इसी प्रकार से व्यक्त कर लिया। अब हम A इनवर्स निकालेंगे। A इनवर्स का जो सूत्र था वो था एडजॉइंट A बटे सारणिक A। एडजॉइंट A बटे सारणिक A, सारणिक A का मान 1200 और ये आ गया 75 150 75 110 -100 30 72 0 -24। इस प्रकार से A इनवर्स ज्ञात होगा। अब x बराबर A इनवर्स B ज्ञात करते हैं। x बराबर A इनवर्स B का मतलब हो गया 1 बटे x 1 बटे y 1 बटे z, यहाँ आ गया 1 बटे 1200 इंटू 75 150 75, उसके बाद में 110 -100 30, उसके बाद में 72 0 -24। इसका गुना b से, b का मतलब है 4 1 2 से। हल करते हैं 1 बटे 1200, पहली पंक्ति पहला स्तंभ 75 का 4 से गुना 300 150 और 150, फिर 140 440 -100 का 1 से -100 और 30 का 2 से +7, फिर 72 का 4 से करेंगे 288 प्लस 0 -48। हल करते हैं 1 बटे 1200, यह आ जाएगा 600, इसका मान हो जाएगा 400 और ये बन जाएगा 240। इससे 1 बटे x 1 बटे y 1 बटे z बराबर आ जाएगा आपके पास। जब 1200 का भाग देंगे 1 बटे 2, इसमें भाग देंगे 1 बटे 3 और इसमें भाग देंगे तो 1 बटे 5 आएगा। 24 पंजे 120 होते हैं, यानी 240 पंजे 1200 हो जाएगा। अर्थात 1 बटे x का मान 1 बटे 2, x का मान 2, 1 बटे y का मान 1 बटे 3, y का मान 3, 1 बटे z का मान 1 बटे 5 अर्थात z का मान 5। ये हमारे पास x y z के मान हैं।
व्युत्क्रम अवयव पर आधारित एक और सवाल लेके चल रहे हैं, जिसमें हमें ये दिया हुआ है दो अवयव गिवन है दिए हुए हैं जिनका गुणा करना है तथा इस गुणा के बहस पर जो भी हमारे पास हल आएगा उसकी सहायता से इन तीन समीकरणों को हल करना है। तो सबसे पहले गुणा करते हैं। हमारे पास ये दिया हुआ है -4 4 4 -7 1 3 5 -3 -1, इसका गुणा 1 -1 1 1 -2 -2 2 1 5। गुणा करने का नियम, पहली पंक्ति पहला स्तंभ, इस पहली पंक्ति को पहले स्तंभ से गुणा करेंगे तो ये बन जाएगा -4 +4 +8 -4 +4 +8। इसी प्रकार पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ ये बन जाएगा +4 -8 +4। पहली पंक्ति तीसरा स्तंभ करेंगे -4 का 1 से -4 +4 का -8 -4 का 1 से किया -4 4 का -2 से किया +8 और 5 का 4 से किया 4 का 5 से गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 4 5 20। सवाल में एक छोटी सी मिस्टेक है, शायद इसके अंदर ये 5 की जगह पर 3 दिया होगा, यहाँ 3 लिखेंगे, ये 3 आएगा, जब गुणा करेंगे तो 4 का 3 से गुणा हो जाएगा +12। इसी प्रकार -7 इस दूसरी पंक्ति का पहले स्तंभ से, दूसरी पंक्ति का पहले स्तंभ से गुणा करेंगे -7 फिर +1 फिर +6। दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ 7 -2 और +3। दूसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ -7 फिर -2 और फिर +9। तीसरी पंक्ति पहला स्तंभ यानी 5 -3 -2। तीसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ करेंगे -5 फिर +6 और फिर -1। तीसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ करेंगे तो ये आ जाएगा 5 प्लस हमारे पास 6 और -3। हल करते हैं इसको तो इन दोनों का जो गुणा है यानी -4 4 4 -7 1 3 5 -3 -1 का 1 -1 1 1 -2 -2 2 1 3 से करने पर जो उत्तर आ रहा है वो आ रहा है 8 0 0 0 8 0 0 0 8, जिसमें 8 कॉमन ले लें तो ये बन जाएगा 1 0 0 0 1 0 0 0 1 के रूप में। अर्थात ये जो पार्ट है वो कुछ इस प्रकार से परिभाषित हो रहा है a × b बराबर 8 × i। अगर मैं इस 8 को, ये तो हमारे पास इसका गुणा पूछा था, गुणा कर दिया हमने, उसके बाद में इसकी सहायता से समीकरणों को हल भी करना है। इस समीकरणों को हल करने के लिए इस 8 को पहले इस तरफ ले आते हैं, ये गुणा में इधर आएगा तो बाद में आ जाएगा। इस स्थिति में ये बन जाएगा 1/8 ab बराबर i के रूप में। अगर ab बराबर i के रूप में है तो इसका मतलब है कि इन दोनों में से एक का इनवर्स दूसरा भाग है, या तो b का इनवर्स जो होगा वो 1/8 a बनेगा, और या हम कह सकते हैं कि a का इनवर्स जो है वो 1/8 b है। दोनों में से, क्योंकि दो मैट्रिक्स का गुणा i के बराबर तभी आ सकता है जब एक का प्रतिलोमी दूसरा हो। अवयव का नियम है उस अवयव के नियम के अनुसार। एक गुणधर्म बताया था मैंने कि a का a इनवर्स से गुणा करने पर i प्राप्त होता है। यहाँ i तभी प्राप्त हो सकता है जब इनमें से कोई एक दूसरे का प्रतिलोमी हो। अगर प्रतिलोमी होगा b का प्रतिलोमी मान के चले तो b इनवर्स 1/8 a के बराबर होगा, या फिर a का इनवर्स 1/8 b के बराबर होगा। अब इस समीकरण निकाय को हल करते हैं।
समीकरण निकाय को हल करने के लिए सबसे पहले इस समीकरण को मैट्रिक्स रूप में परिवर्तित करते हैं। मैट्रिक्स रूप में परिवर्तित करेंगे तो ये x के गुणांक लिखे जाएंगे। सबसे पहले x के गुणांक 1 1 2, फिर y के गुणांक -1 -2 1, फिर z के गुणांक लिखेंगे तो 1 -2 और 3, यहाँ x y z, और यहाँ आ जाएगा हमारे पास 4 9 1। अगर इसको मैं व्यक्त करूं तो देखो यहाँ हमने इस पार्ट को b लिया है। अगर b लिया है तो इसको अब हम b मान लेते हैं, तो ये bx बराबर c के रूप में परिभाषित हो रहा है। हमें x का मान निकालना है तो उसकी विधि होगी b इनवर्स इनटू c, क्योंकि इस मैट्रिक्स ये सेम मैट्रिक्स यहाँ बन रही है और इसको हमने नाम b दे दिया था, इसलिए ये रूप जो होगा वो bx बराबर c के रूप में लेके चलेंगे। और x का मान निकालना है तो b इधर जाके b इनवर्स बन जाएगा, b इनवर्स c के रूप में परिभाषित हो जाएगा। अब b इनवर्स का मान ये रहा हमारे पास 1/8 गुना a, 1/8 गुना a रख देते हैं इसमें, 1/8 a का मान, a हमने क्या माना था -4 4 4 -7 1 3 5 -3 -1, इसका c से गुणा, यहाँ c हमने माना है 4 9 1। हल कर लो इसको, x y z बराबर आ जाएगा आपके पास 1/8 पहली पंक्ति पहला स्तंभ, यानी -16 + 36 + 4 -28 + 9 + 3 20 -27 -1। और हल करेंगे 36 और 4 40, 40 में से 16 घटाएंगे, 40 में से अगर 16 घटाते हैं तो 24, 9 और 3 12, 28 में से अगर 12 घटाते हैं तो -16, 20 27 और 1 28, 28 में से 20 घटाएंगे तो -8। इससे x का मान जो आएगा वो हो जाएगा 24/8 अर्थात 3, y का मान -16/8 यानी -2, और z का मान जो आएगा वो -8 यानी -1। ये हमारे पास दी गई समीकरण के हल हैं। तो हमने इसमें पहले दो अवयव दिए हुए थे, उन दोनों का गुणन करने के लिए कहा था, हमने उन दोनों का गुणा किया। गुणा करने पर ये जो रूप था वो इस रूप में प्राप्त हुआ। हमें इसका उपयोग करना है, इसका मतलब इसमें इनवर्स हमारे पास समीकरण का प्राप्त होगा। अगर इनवर्स प्राप्त होगा तो पहले ये जांच करते हैं कि इनवर्स किस रूप में है। हम इसको ऐसे 8 कॉमन लेंगे तो i के रूप में परिवर्तित हो गया, 8 को भाग में ले जाएं तो ये इसके बराबर i आ गया, अर्थात दो मैट्रिक्स का गुणा i के बराबर है। और दो मैट्रिक्स का गुणा i के बराबर तभी आ सकता है जब उनमें से एक उस दूसरे का प्रतिलोमी हो। अगर हम a का प्रतिलोमी b मान के चलते हैं तो उस स्थिति में a इनवर्स बराबर 1/8 b हो जाएगा, और अगर b का प्रतिलोमी a मान के चलते हैं तो b इनवर्स बराबर 1/8 है। दोनों में से एक कंडीशन कोई भी लिखी जा सकती है। अब हमने रैखिक समीकरणों को पहले मैट्रिक्स रूप अवयव रूप में परिवर्तित किया। अवयव रूप में परिवर्तित करने पर हमें जो b माना था, जिसको हमने b अवयव दिया है, वो प्राप्त हो रही है। अगर वो प्राप्त हो रही है तो हम उसी रूप में इसको लिख लेते हैं bx बराबर c। यहाँ की बार हमने c इसको मान लिया। x का मान निकालना था, b इधर है, इधर जाएगा इनवर्स में हो जाएगा b इनवर्स c, और b इनवर्स c, b इनवर्स का मान ये रहा 1/8 a इसको माना था, a का मान रख दिया इनटू c, गुना करेंगे x y z का मान आ जाएगा। जिस प्रकार से हम इसको हल कर सकते हैं। कुछ और हल हम लेके चलेंगे कल की हमारे क्लास में, जिसमें हम व्युत्क्रम अवयव और रैखिक समीकरण पर आधारित कुछ कोर्स वालों को लेके चलेंगे, जिसके साथ ये टॉपिक हमारा कल कंप्लीट करते हैं।